नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सन्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। तो भारत का संविधान में आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो वीडियो में आप लोग पूरा बने रहिए। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग का प्राचीन भारत का जो है वीडियो, उसका भी वीडियो अपलोड है पार्ट बाय पार्ट करके। चाहे तो आप लोग उसका वीडियो भी देख सकते हैं, इस चैनल पे उपलब्ध है। और दोस्तों, अगर आप लोग को कुछ सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं सुझाव। चलिए, यहाँ से हम लोग संविधान में पढ़ेंगे भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास पढ़ेंगे। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं भारत में संवैधानिक विकास ये आपका दो भाग में है। इसमें है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी शासन और उसके बाद है ब्रिटिश ताज का शासन। इसमें है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और आपका है ब्रिटिश ताज का शासन। ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से लेके 1858 तक रहा था और आपका ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से लेके 1947 तक रहा था। तो इसमें देखेंगे ब्रिटिश ताज में शासन देखेंगे कि आपका राजगोपालचारी फार्मूला 1944, बेबेल योजना 1945, उसके बाद है आपका कैबिनेट मिशन 1946, माउंटबेटन योजना 1947, उसके बाद है आपका बलाकन प्लान 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए, यहाँ से वीडियो को देखिए दोस्तों। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित बताइएगा। यहाँ से देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया था। मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के अधीन कर दिया गया था। यहाँ से और अब उसके बाद है पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे तथा तीन अन्य जम्पर्स लिमेस्टर एवं हाइड न्यायाधीश थे। अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार तथा उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध था। चलिए, यहाँ से देखिए आप लोग का है। उसके बाद है आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट है 1881 का। तो 1881 ब्रिटिश संसद वर्ग के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया था। इस एक्ट को बंगाल जुडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा कोलकाता सरकार को बंगाल, बिहार व ओडिशा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस एक्ट द्वारा राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। उसके बाद है आपका ब्रिटिश इंडियन एक्ट 1784। इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। साथ ही प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। इस एक्ट द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। कंपनी के राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में आ गए थे, जबकि व्यापारिक मामले पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण रहा। गवर्नर जनरल के परिषद को
युद्ध संधि, सैन्य शक्ति, राजस्व तथा देशी रियासतों के अधिच्छन आदि की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना देशी रियासतों के साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता था। 1793 का चार्टर एक्ट 1793 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के माध्यम से EIC कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। वह भारतीय राजस्व के नियंत्रण बोर्ड के सदस्य व कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हैं आप लोग? चलिए यहाँ से देखिए आप लोग इसका वीडियो। 1813 का चार्टर अधिनियम स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं के करारोपण का अधिकार दिया गया। कंपनी को अगले 20 साल के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार। कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, किंतु चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार अभी बन रहा है। ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध। उसके बाद है आपका 1833 का चार्टर नियम, 1833 का अधिनियम। तो इसका देखिए, गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। इस एक्ट के द्वारा भारत में दासताओं को अवैध घोषित किया गया, परंतु इस दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किया गया। नियामक कानून के स्थान पर अधिनियम एक्ट शब्द का प्रयोग। एक मिनट दोस्त, यहाँ से आपका प्रयोग बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, चौथा विधि सदस्य शामिल कहा गया। ये आपका बने। उसके बाद है आपका 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम है आपका। इस अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषद 6 सदस्य की स्थापना की गई। पहली बार विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। सिविल सेवाओं के चयन एवं भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ इसके लिए 1854 के मैकाले समिति की नियुक्ति सिविल सेवा में भारतीयों को भी अवसर देने का प्रावधान है। यहाँ से आप लोग क्लियर हैं? चलिए यहाँ से देखिए 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत का शासन अधिनियम 1784 के पीटर्स इंडियन एक्ट के तहत लागू दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1873 तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर 1884 को समाप्त कर दिया गया। भारत में कंपनी का शासन समाप्त। भारत की सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। एक नए पद भारत सचिव तथा उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय 7 सदस्य निदेशक मंडल, कंपनी से वह ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 सदस्य। भारत परिषद का गठन भारत का गवर्नर जनरल व वायसराय कहा जाने लगा, क्योंकि यह भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व था। महारानी विक्टोरिया ने इसी अधिनियम में
भारत मल्लिका की उपाधि धारण की और लॉर्ड कैनिक भारत, एक मिनट दोस्तों, लॉर्ड कैनिक भारत का प्रथम वायसराय बना। लॉर्ड कैनिक भारत का प्रथम वायसराय बना। 1860 ईस्वी में पहली बार जेम्स विलियन के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया। इसमें मुगल सम्राट पद समाप्त कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव के रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य शामिल किया गया था। तो यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। और यहाँ से देखेंगे 1861 का, क्या देखेंगे तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो यहाँ से देखिए, इस अधिनियम द्वारा विभागीय प्रणाली आरंभ की गई, जिसके फलस्वरूप भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी। लॉर्ड कैनिक द्वारा वायसराय को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय सरकार के स्थान पर केंद्रीयकरण की नीति प्रारंभ की गई। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को लॉर्ड कैनिक ने विधान परिषद में वर्ष 1862 में मनोनीत किया है। यहाँ से आप लोग क्लियर हो गए हैं। तो आप देखेंगे 1865 का अधिनियम। और दोस्तों, सेशन आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको सेशन बढ़िया लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और चाहे तो आप लोग कम से कम एक ग्रुप में आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ से देखेंगे 1865 का अधिनियम देखेंगे। तो 1865 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विधायक अधिकारों शक्तियों में वृद्धि की गई। इसे प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों के सीमाओं को उद्घोषण द्वारा नियत करने तथा इसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है। उसके बाद है आपका 1873 का चार्टर एक्ट। 1873 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया है कि EIC को कभी भी भंग किया जा सकता है। नोट है आपका, EIC को 1 जनवरी 1874 ईस्वी में भंग किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ से आप लोग इसको नोट को याद रखिएगा और ये आपका क्वेश्चन मतलब बन भी सकता है एग्जाम में। तो यहाँ से देखेंगे 1 जनवरी 1874 ईस्वी में भंग किया गया था EIC को। उसके बाद है आपका 1869 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, ये आपका 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। 6 सदस्यों की केंद्रीय कार्यकारिणी गवर्नर जनरल में नियुक्त करके लोक निर्माण का कार्य भी दिया गया। उसके बाद आपका है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा भारत में आंशिक रूप से पहली बार संसदीय शासन की शुरुआत हुई। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता था। विधानमंडल के सदस्य को बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ, किंतु बजट पर मत देने का अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। तो दोस्तों, यहाँ से देखेंगे अब हम
भारत परिषद अधिनियम 1909 का। मार्लो मिंटो वायसराय। सुधार अधिनियम। इस अरुणडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया। यह अधिनियम फूट डालो और राज करो, इसका 1909 में जो आपका अधिनियम आया था, ये आपका था फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर आधारित है। इस अधिनियम के कारण तत्कालीन भारत के राजा सचिव लॉर्ड मार्लो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने एवं बजट पर संकल्प रखने का अधिकार। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति हुई। पहली बार इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में दो भारतीय केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी है आपका, ये आपका दोनों का नियुक्ति किया गया था। केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को नियुक्ति किया गया। उसके बाद है आपका मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। चलिए, यहाँ से आपका एक नोट है, तो इसको नोट को देखिए। नोट में क्या दिया है? नोट में है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। तो यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। यहाँ से क्लियर है आप लोग। उसके बाद आपका भारत शासन अधिनियम 1909 मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, एक राज्य परिषद और दूसरा वर्ष कार्यकाल व 60 सदस्य, 34 निर्वाचित व 26 मनोनीत। दो में है आपका केंद्रीय विधान परिषद, 3 वर्ष कार्यकाल व 144 सदस्य, 104 निर्वाचित और 40 मनोनीत की स्थापना की गई है। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्रीय तथा प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। महिलाओं को भी मताधिकार समिति रूप में दिया गया। भारत सचिव का खर्च जो 1793 से भारत के राजस्व दिया जाता था। चलिए यहाँ से देखिए, दिया जाता था। अब ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है, जिन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक डायरकी में किया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना, प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। संवैधानिक आयोग का गठन किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपीय लोगों तथा विस्तारित कर दिया गया। भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। भारत सचिव को भारत में महालेखक परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। पहली बार समिति में प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा समिति कर या शिक्षा के आधार पर
समिति मताधिकार पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। यहाँ से देखिए, इस प्रकार भारतीय संविधान परिषद के स्थान पर लोकसभा तथा राज्यसभा का गठन। इसमें यह भी प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग का गठन होगा जो 1919 के शासन की समीक्षा करेगा, किंतु 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में साइमन कमीशन को भेज दिया गया। 1927 में साइमन कमीशन को भेज दिया गया था। चलिए यहाँ देख लेते हैं। और दोस्तों, सेशन आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, तो कम से कम आप लोग दोस्तों लाइक कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, ये आपका है प्रांतीय विषयों को 2 भागों में मतलब बांटा गया था। उसके बाद ये आपका हस्तांतरित विषय में शिक्षा, चिकित्सा, सहायता, स्थानीय स्वायत्ता शासन, पुस्तकालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि शामिल थे। और आपका है आरक्षित विषय। आरक्षित विषय पर है आपका रक्षा, विदेशी मामले, वित्त, कर, टैक्स, भूमि, अकाल, सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापा खाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली उद्योग, विवाद, मोटरसाइकिल, छोटे बंदरगाह, श्रमिक कल्याण एवं सार्वजनिक सेवा आदि। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम को असंतोषप्रद व निराशाजनक कहा। लोकमान्य तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा कहा है। लोकमान्य तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा कहा है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, इस अधिनियम से जनता के लिए नवीन बंधन गांठ दिए गए हैं। उसके बाद आपका है नोट दिया है यहाँ पर। नोट में देखिए, इस अधिनियम को मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को भारत में भारतीय सचिव मोंटेग्यू एवं वायसराय जेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन, भारतीयों को भागीदारी को बढ़ावा देना की स्थापना करना। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में देखिए आप लोग, 1935 में है प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें दलित जातियों, महिलाएं व मजदूरों को शामिल किया गया। मताधिकार का विस्तार किया गया और लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला। भारत में मुद्रा व साख पर नियंत्रण का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया एवं इस पर वायसराय का निर्माण बढ़ाया गया। इस अधिनियम द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 2 अन्य न्यायाधीश थे। भारत परिषद को समाप्त किया गया। चलिए यहाँ से देखते हैं, भारत परिषद को समाप्त किया गया। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश से अलग कर दिया गया। 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया।
इस अधिनियम द्वारा 11 राज्यों में 6 बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और आसाम, ये आपका कितने राज्य हैं? तो आपका 6 हैं। बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत एवं आसाम में ये आपका 6 राज्य में दुई सदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई है। इस अधिनियम में 14 भाग और 321 धाराएं व 10 अनुसूची थी। केंद्र व इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया था। यह एक में है आपका संघीय सूची 59 विषय, नंबर 2 में है राज्य सूची 54 विषय, नंबर 3 में समवर्ती सूची 36 विषय शामिल किया गया है इसमें। चलिए यहाँ देखिए नोट में एक नोट आया है, फिर से नोट में है आपका अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल वायसराय को सौंपी गई। संघ लोक सेवा आयोग के साथ ही प्रांत सेवा आयोग व संयुक्त सेवा आयोग का भी गठन इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1935 के शासन अधिनियम को इन्होंने दास्ता का घोषणा पत्र या दास्ता का चार्टर कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 का अधिनियम बिना ब्रेकों वाले इंजन रहित गाड़ी के समान है। कौन कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसके बाद है आपका मोहम्मद जिन्ना पूर्णतः सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा बिल्कुल अस्वीकृत। पंडित मदन मोहन मालवीय के शब्दों में यह एक्ट ऊपर से लोकतंत्र और अंदर से खोखला है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। ब्रिटिश शासन समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन राज्यों भारत व पाकिस्तान की स्थापना। वायसराय पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद का सृजन। भारत गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को जबकि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। भारतीय रियासतों को अधिकार था कि वे भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो या स्वतंत्र रहें। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका दोनों डोमिनियन राज्यों को अपना संविधान बनाने, किसी अन्य देश का संविधान अपनाने या किसी भी ब्रिटिश कानून को निरस्त करने का अधिकार था। वे ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर सकते थे। दोनों ही राष्ट्रों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। कोई भी ब्रिटिश अधिनियम इन दोनों राष्ट्रों पर तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि राष्ट्र कानून द्वारा ऐसी सहमति न दे। दोनों राष्ट्रों को यह भी अधिकार था कि संविधान के निर्माण व क्रियान्वयन तक वे अपने लिए विधानसभा बना सकते थे। भारत सचिव पद समाप्त कर इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को सौंप दी गई। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका भारत का संविधान।
तो दोस्तों यहीं तक वीडियो को रहने देते हैं। कल देखेंगे हम भारत का संविधान तक। नहीं, एक मिनट दोस्त, यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों, इसको देख लेते हैं। यहाँ से आपका नए संविधान को लागू होने तक संविधान सभा के रूप में कार्य करेगी और शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलेगा। इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट पद समाप्त कर दिया गया। 1935 के अधिनियम अनुसार विधानसभाएं कार्य करेगी। बंगाल व पंजाब का 2 भागों में विभाजन किया गया। माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य ही रह गए। 229 ब्रिटिश प्रांतों में से 70 देसी रियासत थे। उसके बाद है आपका संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य 55 संयुक्त प्रांत से व देसी रियासतों में से सर्वाधिक सदस्य मैसूर 7 से थे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कम्युनिस्ट पार्टी ने दास्ता का घोषणा पत्र कहा। देश का कोल्लम केरल प्रथम संविधान साक्षर जिला बन गया, जिसमें संविधान के सभी बिंदुओं के बारे में 10 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोग जानते हैं, मतलब शिक्षित। देश का केरल प्रथम पूर्ण ई-शासित राज्य बना, क्योंकि केरल में नागरिकों को इंटरनेट सेवा तक पहुंच को केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट से अधिकार प्रदान कर दिया है। तो दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं। कल से देखेंगे संविधान का निर्माण। कल देखेंगे संविधान का निर्माण। तो वीडियो आप लोग को दोस्तों कैसा लगा आप लोग कमेंट बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।